प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल डिप्लोमेसी जारी है। सिलिकॉन वैली में है इस वक्त, फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में है। मार्क जकरबर्ग जो फाउंडर है फेसबुक के, उनसे उनकी मुलाकात जारी है और कुछ ही मिनटों में वहां पर एक टाउन हॉल में हिस्सा लेंगे। टाउन हॉल का मतलब है जहां पर पूरी तरह से सवाल जवाब के लिए फ्लोर खुला हो। सवाल आ चुके हैं, कई लोग दुनिया भर से सवाल भेज रहे हैं और उनका जवाब मोदी जी देंगे। इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरी सिलिकॉन वैली की यात्रा पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है लाइव। और अब गेटवे हाउस के फेलो निश आचार्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव। निश, हम डिजिटल डिप्लोमेसी की यहां पर बात कर रहे हैं और मोदी जी यहां भारत में भी, दिल्ली में भी कई बार, अब मैं कह सकती हूं कि इन बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिल चुके हैं। इतना वो क्यों मिल रहे हैं लोगों से? किस तरह से उनके गवर्नेंस के विजन में ये फिट होता है? So the vision for the digital diplomacy is very broad. I think there's two steps to it. One is to showcase India as a tech-savvy, tech-friendly country, and to engage all of these companies to set up even greater operations there. The challenge really is around Indian barriers to that happening, which is one-fold is policy. So how do you actually allow a company like Google to lay down broadband fiber, or Facebook to bring Wi-Fi via drones and satellites? So there's some national security and legal issues to be addressed that Mr. Modi is probably discussing with Mark Zuckerberg and Sundar and others right now. And the second issue is what will be the impact of that on the Indian people. And I'm not so concerned about that in terms of improving India's governance. I think India, because it's a vibrant democracy with lots of loud voices, I think internet access simply gives another platform for those voices. So I don't think it'll lead to any major shifts in society to provide that access, because the culture is already there. However, the culture of tech entrepreneurship is only in a few cities. And so I think that's where the ability of entrepreneurs and organizations, NGOs, societies, trusts, to use technology to mobilize citizens, that's where we'll see a big change in governance in terms of their ability to use technology to actually get government services done, get the laws followed, that sort of thing where technology can be useful. बिल्कुल। शरद शर्मा जी, आपने शुरुआत में कहा कि एक पुल बन रहा है, एक ब्रिज बन रही है सिलिकॉन वैली और एक तरह से कह सकते हैं भारत में जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में, या जो स्टार्टअप का कल्चर है यहां पर, इन दोनों के बीच में, जिसमें मजबूती बन रही है। लेकिन एक तरफ ऐसी भी आवाजें आती है कि जो अब नेसेंट या शुरुआती फेज में है भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्री, उसे कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर पूरी तरह से बाजार खोला जाए तो इन स्टार्टअप्स को पनपने की जगह नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन तो मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए अब गवर्नमेंट तो अब जाके स्टार्टअप के साथ वेकअप करी है, जो हो रहा है, पर ये स्टार्टअप फिनोमेना तो कई सालों से चल रहा है। और ये पुल का भी मतलब है कि ये दो इक्वल्स के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। ये बहुत जरूरी है अगर हम ऐसा करें। अब जब गवर्नमेंट फाइनली अब जब जागी है ये स्टार्टअप रेवोल्यूशन पे, तो ये बहुत जरूरी है कि वो समझें कि ये बराबरी का रिश्ता है सिलिकॉन वैली और इंडिया के बीच में। जिस तरह चाइना ने अपने स्टार्टअप इंडस्ट्री एक इक्वल के तौर पे खड़ी करी है, वो इंडिया के साथ भी बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहिए, उसके लिए स्मार्ट पॉलिसी चाहिए। स्मार्ट पॉलिसी ये है कि अगर हम देखिए हमारे पास मोबाइल एडवर्टाइजिंग में गूगल नंबर 1 है, फेसबुक नंबर 2 है, पर वर्ल्ड में नंबर 3 कंपनी इनमो भी है, बैंगलोर की कंपनी है। अब देखिए अगर आप गूगल और फेसबुक से बात कर रहे हैं तो आप पहले इनमोबी से बात करिए ना, उनका पर्सपेक्टिव समझिए, फिर जाके आप उनके कंपेटिटर से बात करिए। अगर आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि ओपन सोर्स करना जरूरी है। अब आप समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स में बिलीव करती है कि नहीं करती है, फिर आप उसके साथ बात करिए। तो आप ये हमें स्मार्ट पॉलिसी करनी पड़ेगी इजराइल की तरह। इजराइल में पहले गवर्नमेंट अपने स्टार्टअप से बात करती है, फिर जाके वो औरों से बात करती है।
तो उनको उस तरीके से एक समझ आ जाता है कि क्या पॉलिसी लैंडस्केप हमें चाहिए, कि वो प्रोटेक्शनिस्ट ना हो पर फिर भी हम गलती से वी डोंट मेक अ मिस्टेक इन पॉलिसी मेकिंग, तो वो करना बहुत जरूरी है। अभी हम जल्दबाजी में बहुत लोगों को, टेक कम्युनिटी को ये बहुत चिंता है कि ये बिग बिजनेस को सरेंडर कर देंगे, और ये जो टेक कम्युनिटी है वो मोदी जी के साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि वो पेट्रियाटिक थे। अब वही पेट्रियाटिज्म जो है वो एक दरार सी आ गई है ये टेक कम्युनिटी में और गवर्नमेंट में। क्यों आई है? क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी, गवर्नमेंट को बहुत क्लियर इंडिकेशन देनी चाहिए थी कि वो नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। फिर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बहुत बुरी पॉलिसी सॉफ्टवेयर पेटेंट्स पे निकाल दी, वो जल्दबाजी में करी, विदाउट कंसल्टेशन, ऑब्वियसली अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। अब मोस्ट रिसेंटली आपने इंक्रिप्शन का देखा, तो अब देख रहे हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिसी मेकिंग में बहुत एमेचरिश है, और इट इज नॉट नेसेसरली एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये it has to become smart. It doesn't have to become protectionist. And if it becomes smart, we would be able to build on the foundation that has been laid already. बिल्कुल, जहां तक स्टार्टअप की फिनोमिनन है या जो एक तरह से बाहर आई है, वो इसलिए भी आई है क्योंकि इसमें किसी भी सरकार का दखल नहीं रहा है, चुपचाप लोग अपना काम कर रहे हैं और इतना बड़ा बूम हुआ है। तो निखिल, नहीं जी निखिल, नहीं तमन्ना, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 2008-2009 में मोबाइल पेमेंट्स और मोबाइल बैंकिंग की काफी सारी स्टार्टअप शुरू हुई थी, फिर आरबीआई ने पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से वो सारी स्टार्टअप्स खत्म हो गई। अब एक नई वेव आई है जब पेमेंट बैंक्स अलाउ किया है, जब वॉलेट्स अलाउ किए हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी पहले भी स्टार्टअप्स के साथ इंटरफेयर कर रही थी। उन स्टार्टअप्स को उन्होंने फेल किया है, स्टार्टअप्स बंद हुई हैं। अब एक नई वेव आई है, इस वेव को भी पॉलिसी का सपोर्ट चाहिए। जो शरद कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखिए आईआरडीए की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वेब एग्रीगेटर्स के लिए, ऐसी पॉलिसी है कि किसी को इंडिया में वेब एग्रीगेटर चालू ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी बुरी पॉलिसी है। अगर आप देखें कि जो टैक्स लग रहे हैं ई कॉमर्स कंपनीज पे अलग अलग स्टेट्स की तरफ से, जबकि वो प्लेटफॉर्म्स हैं और वो टैक्स उन पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, तो ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि वो बिजनेस चालू करती हैं, इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं, और फिर पॉलिसी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलिसी मेकर सिर्फ उनसे बात करती हैं, तो पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है और वो स्टार्टअप्स का बिजनेस खत्म हो जाता है। हमारे लिए लकी बात यह है कि आज के दिन में फ्लिपकार्ट, इनमोबी, पेटीएम, स्नैपडील जैसी कंपनीज बहुत बड़ी हो गई हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है। पर हिस्ट्री जो है उसमें आप देखें कि कभी सपोर्ट नहीं मिला है स्टार्टअप्स को। ये तो पहली गवर्नमेंट है जिसने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है, पर फिर भी फुल फ्लेजेड अभी तक सपोर्ट आया नहीं है। यही मेरा पॉइंट है कि जितना सरकार दखल कम दे शायद वही अच्छा है, लेकिन जहां पर ये बात हो रही है कि इन सब लोगों से और इन बड़ी कंपनियों से मिलकर हमारे स्टार्टअप्स को और हमारे देश को मिल क्या रहा है, तो वहां पर वेणु, जिस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं, जैसे लून प्रोजेक्ट की बात हर्षदा भी कर रही थी कुछ समय पहले, अगर इस तरह का एक आइडिया आए कि हम कम कॉस्ट में इंटरनेट कनेक्टिविटी देश में फैला सके, तो इसे हाथों हाथ लेना चाहिए। नहीं तमन्ना, बिल्कुल जो अच्छे आइडियाज हैं, जैसे शरद बोल रहे थे, आप लीजिए, आप बिल्कुल ओपन रहिए टू आइडियाज, और मगर साथ ही साथ पॉलिसी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। जो लोकल स्टार्टअप्स की जो इकोसिस्टम को, जैसे निखिल कह रहे थे, उनको भी पूरा बढ़ावा मिले। यहां पे क्या आपने देखा, फ्लिपकार्ट थोड़ा बड़ा हुआ, सडनली एक साल पहले 6-8 महीने पहले चर्चा शुरू हो गई इनको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जो ब्रिक एंड मोटर जो रिटेलर है वो उन्होंने फ्लिपकार्ट के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। वो अभी बड़े थे तो सरकार उनकी सुन रही थी, मगर अब थैंकफुली गुड सेंस प्रिवेल्ड। अभी थोड़ा सरकार इज बैक्ड ऑफ। फ्लिपकार्ट को किस तरह टैक्स किया जाए, किस तरह लोग कंज्यूम करते हैं, कहां पे डेस्टिनेशन टैक्स, किस तरह, ये सारे इश्यूज अभी हैं अभी। तो मैं ये कह रहा हूं तमन्ना, बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और इसके लिए सरकार में भी टैलेंट की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि डीओटी में जिस
तरह से अभी इंक्रिप्शन जो पॉलिसी लाया गया और एकदम से विड्रॉ किया गया, समझ कम है। मुझे लगता है कि हमारे जो लोकल जो टेक स्टार्टअप्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे डायलॉग की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री को एक कांस्टेंट डायलॉग अपने लोकल टेक स्टार्टअप्स के साथ भी रखनी चाहिए, ये तय करने के लिए कि भाई बैलेंस पॉलिसी किस तरह बने। अब जैसे आप रिलायंस जियो ये सुना 10-12 बिलियन डॉलर खर्च रहा है पूरे एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। ये गूगल के और फेसबुक के खिलाफ कंपटीशन के तौर पे उभर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भी उनके क्या प्लान्स हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, और आपके जो लोकल स्टार्टअप्स के आपके फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और आपकी जो कंपनियां जैसे निखिल पावर चला रहे हैं, शरद शर्मा, इनकी क्या पर्सपेक्टिव है? चलिए, तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं और शायद ऐसे कुछ सवाल आप लोग भी लिखकर भेज सकते थे। प्रधानमंत्री को शुरू हुआ है टाउन हॉल, आइए सीधे चलते हैं। This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So, we had a great conversation last year in Delhi, and I'm looking forward to having a conversation with you and our entire community about how you see the future of India and the world. And when I think about the future, I'm personally excited about India for a number of reasons. First, one of the greatest opportunities we have in the world today is to connect everyone to the Internet. The Internet provides access not only to entertainment and communication, but also vital information around health, education, and jobs. In fact, for every 10 people who gain access to the Internet, about one person gets lifted out of poverty and about one new job gets created. Now, there are still 1 billion people in India who we need to connect to the Internet. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. So I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's commitment to Digital India to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed by the example Prime Minister Modi has set of using the Internet and social media to communicate directly with Indian citizens. Whether spreading messages of peace or campaigning for women's rights or children's development or Digital India, it's fitting that the leader of the world's largest democracy is also setting the example for all world leaders for how they should connect with their citizens in the future. When everyone can make their voices heard online, that's when we can have meaningful conversations about the future, and that's how society can come together and achieve these shared goals. So, the last time that a Prime Minister of India visited California was in 1982, and a lot has changed since then. Today, India is a global leader. Indian businesses and culture are transforming people's lives around the world. And for India to keep making progress, India needs to be a leader online. And Prime Minister Modi, you are an example of what that looks like. So I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. Thank you. Thank you. मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क
Thank you very much. आज मुझे फेसबुक के हेडक्वार्टर पे आकर के I'm really happy that I've been able to come दुनिया today जिसके to साथ जुड़ी Facebook's है headquarters. उनके साथ मुझे आज The people who are connected to the रूबरू world, में I'm having the जुड़ने का अवसर opportunity मिला। to connect with you today. विज्ञान और अध्यात्म का नाता Science and technology, हो भी सकता है। it's something that मार्क ने आज न बताया होता if Mark hadn't mentioned this today, probably the world wouldn't have come to know about it. अमेरिका से एक नौजवान कुछ करने के सपने देखता है। Many American youth have dreams of doing something, और विज्ञान की दुनिया में जिसने and those who are successful in the world of science वैसे and technology, उसे कहते हैं कुछ भी करने से पहले हिंदुस्तान जाओ। it's astonishing that their gurus would tell them to come to India before they do anything else, to go to a temple there वहां जाकर के तुम अपनी and बात बताओ, and तुम्हें रास्ता मिल- think about what you want to do and you'll find the way. ये बात अपने आप में एक I think this is really something quite incredible. दुनिया के लोगों के लिए आज मार्क आपकी बात सुनकर के बहुत बड़ा I think people all across the world would be pretty surprised to hear what you said today, Mark. कि And I जो प्रेरणा hope that the inspiration जिस प्रेरणा that you got प्रारंभ किया है, and the inspiration that helped you to start what you started, ये सिर्फ I hope that will not just be बैंक अकाउंट को बढ़ा, something to enhance your company's ये bank balance. दुनिया के करोड़ों करोड़ I hope आवाज बने। that you will be the voice of millions, billions of people all over the world. एस्पिरेशंस की I hope you will be able to become a medium for the hopes and aspirations of millions and billions all over the world. आशा आकांक्षाओं की And I hope that the aspirations that people have all over the world, I hope this will keep that flame alive. And in that spirit, I salute your spirit, I salute what you have done, and I thank you for it. आपने सवाल You did ask the question, लोग भारत के प्रति why, I mean, बड़ी आशा भरी नजर that there is a lot of optimism when people talk about India, and what do I feel about that? जब आप भारत आए, So when you came to India, आशा भरी नजर you went to a temple in India with a lot of hopes, से कहा and look from where to where you've reached. आपका अनुभव कहता है So your experience जो भारत shows that आशाएं अपेक्षाएं हैं those who पूरा करने का come to India with certain hopes and aspirations, there is something that will help you complete that, to meet those hopes and aspirations, and that's your experience is showing. ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। और उस काम को करना है मुझे, तो 3 बातों पर मैं बल दे रहा हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप वो लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है।
और मैं सर्विस सेक्टर की ताकत बहुत बड़ी देख रहा हूं। अकेला अगर टूरिज्म ले ले, मैं अकेला टूरिज्म, भारत के पास टूरिज्म के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, जॉब क्रिएशन के लिए इतनी संभावनाएं पड़ी हैं, और आज की टेक्नोलॉजी ने विश्व को इतना निकट ला करके रख दिया है, इतने अपनेपन को पैदा कर दिया है। और टूरिज्म अगर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर को, जॉब क्रिएशन को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने में एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि पिछले साल सवा साल में भारत के प्रति जो नजरिया बदला है, आज कहीं पर भी किसी भारतीय को किसी विदेशी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है तो बड़े गर्व के भाव से देखता है। इतने कम समय में ये परसेप्शन बदल जाना, ये उस विश्वास की नींव के कारण होता है। अगर 15 महीने में सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है तो वो खोए हुए विश्वास को हमने वापस लाया है, एक कॉन्फिडेंस लेवल को लाए हैं। और मैं मानता हूं वही चीजों को बदलाव करते हैं। आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट भी जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे डॉक्टर आ गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आईसीयू वाला पेशेंट भी बाहर आ जाता है। Thank you. All right. So we have the first question from the thread. We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. So that's pretty incredible engagement. And several people have flown in today to ask their questions. But before we call them up, I actually am going to start with one for you. You were one of the early adopters of the internet and social media and Facebook. And did you at that point think that social media and the internet would become an important tool for governing and citizen engagement in foreign policy? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा, कभी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है। मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। और गाइड से भी अगर कोई श्योर सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है। मेरे लिए सोशल मीडिया ने यह काम किया। मुझे बहुत ही कम समय में 2-4 शब्दों से मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो मिल जाती थी। और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं। लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया। 2-4 शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था, एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला। मैं जुड़ता चला गया और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया, दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया। और
इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता। वरना क्या है, लोग कहते हैं यहां आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता, आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया में वो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको, उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और इससे आपका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया। जब मैं सरकार में आया तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए। मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है, उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ी खाई होती है और जब पता चलता है तब 5 साल हो जाते हैं, चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी। सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है, गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले 5 साल में एक बार चुनाव के बाद होता था, आज हर 5 मिनट के बाद होता है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है और इसलिए मैं सभी राजनेताओं से, दुनिया के सभी राजनेताओं को सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जुड़िए, आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो। सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था। कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज़पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहीं हुआ है। आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है। और अगर गवर्नमेंट जागरूक है, सतर्क है, कॉन्शियस है तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं। और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का। देखिए, डिप्लोमेसी पहले क्या होता था, कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे। दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था, दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था, नेताओं से जुड़ते थे। सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है। आज मैं चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है नहीं, मैं भी वहां भी एक्टिव हूं। और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं। आपको हैरानी होगी, मैंने चाइना की वीबो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी। चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज थे और वो इतना वायरल हुआ था, पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था। अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहां किसी ने कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था। मैंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को
उनका एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी। वो वायरल हो गई, लेकिन सबसे बड़ी वजह तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा। अब देखिए ये डिप्लोमेसी का नया रूप है जो सीधा जनता से जोड़ता है, और शायद विश्व एक परिवार है, ये फॉर्मेशन में ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है। One of the reasons why so many of us here at Facebook admire your leadership so much is that we deeply agree in our mission with so much of what you just said. So thank you for that. Our next question is from Veer Kashyap. Veer, why don't you tell us where you're from? Sure. Morning, Prime Minister Modi and Mark. Thanks for having us here. I live in Bangalore right now, and I moved to India 8 years ago. And co-founded babajob.com because I saw great promise to be able to impact India's digital revolution and enable millions of people throughout the country to get better jobs using the internet. I always felt like, much like governments in the past have had to invest in physical infrastructure, like building roads and railroads, in this day and age, I feel like governments, one of the main roles they should be playing is to invest in the digital infrastructure, which will allow its citizens to get connected and be able to be productive citizens of the global society. So, Prime Minister, my question to you is, what investments is your government going to make to enable, the next 800 to 1 billion people in India to get connected? वीर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने भारत आकर के अपना नसीब आजमाने के लिए प्रयास किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और वीर से प्रेरणा लेकर के यहां के और भी नौजवान जरूर भारत आना पसंद करेंगे। ये बात सही है कि भारत में दो बातों पर इक्वली बल देना पड़ेगा। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वायरमेंट है, और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं पहले ये काम करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं तो वक्त चला जाएगा। तो मुझे साइमल्टेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे, और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है उतना ही महत्व हाईवेज का है। हाईवे भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। भारत में 600,000 विलेजेज हैं। ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है। और करीब 2.5 लाख पंचायतें हैं। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट 5 ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं। जो लोग भारत से परिचित हैं, और दुनिया में भी आप देखोगे तो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है, पहले लोग वहां बसते थे जहां नदी हुआ करती थी। जहां नदी हुई उसके बगल में शहर बसते थे। वक्त बदल गया, जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसने लग गए। आने वाले दिनों में जहां से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरेगा वहां पर शहर बसने वाले हैं।
ये बदलते हुए विश्व को हमने देखना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो रहा है। इफेक्टिव गवर्नेंस करना है, इजी गवर्नेंस करना है, इवन इकोनॉमिकल गवर्नेंस करना है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है। तो सरकार के फायदे के लिए भी मेरे लिए कंपल्सन है कि मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो। जहां तक पैसों का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है। बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहां लगाएं। मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हियर इज द प्लेस। All right. Our next question is from T.S. Kirana, who actually works here at Facebook. So T.S., where are you from? Well, I was born in India, but we immigrated to the U.S. in 1971, and I learned my English on the streets of Kentucky. Prime Minister, welcome to campus, and Mark, thank you for hosting us on this fine early Sunday morning. My question for the Prime Minister is, do you think it's become easier in the last 15 months to do business in India or not? You introduced a program called Make in India to cut red tape, but there is a perception that the pace of reform is slow. Do you think that Make in India will ultimately be successful? देखिए, स्कूटर जब टर्न करना होता है, ऐसे जा रहा स्कूटर, इट टेक्स हाफ अ सेकेंड, और आपको पता चला हाँ यार स्कूटर ऐसे जा रहा था, इधर आ गया। लेकिन अगर 40 डिब्बे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफी देर लगती है। हाँ यार इधर गया, फिर आया, अभी तो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। इतना बड़ा देश, आपको एक बदलाव निरंतर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद ध्यान आता है, तब लगता है कैसे से कैसे हो गया। अब आप देखिए, भारत में 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए। लेकिन 40 साल में 60% पॉपुलेशन उसका बैंक अकाउंट नहीं था। अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका हिसाब कैसे लगाओगे? 40 साल में 180 मिलियन लोग बैंक का अकाउंट नहीं था। ये सरकार आई, 100 डेज में 180 मिलियन बैंक अकाउंट खुल गए। अब आप स्पीड देखो, स्केल देखिए, ये देखोगे अरे वाह कैसे हो गया भाई, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया। तो ये बदलाव की स्पीड है, बदलाव की स्पीड है। जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पे खड़ा है। और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने के लिए नहीं सोचेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है, वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है। जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए वो तो अपना बोर्ड देखते हैं। अब ये आज मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं, पहले एक बार जाकर के देख ले। लेकिन हमने तय किया कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है।
मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया। वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट और ज्यादातर हमारे यहां स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर है। उनको बुलाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावट है उसका एक लिस्टिंग किया और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया। मैं हैरान था, मैं खुद हैरान था। सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन शुरू हुआ है। एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट 6 मंथ्स इंडिया ने अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा, मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि संभावना। दूसरा, मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है। अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर को मान लीजिए 10 मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना और वही काम भारत में 1 मिलियन पगार से होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस, स्किल मैन पावर, रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया, ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए, दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई है और सफलता की ओर। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87% ग्रोथ है। 87%, वन कैन इमेजिन। FII में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और एवरेज हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ 40% हो गया है, जो कि आज दुनिया में जो रिसेशन है, दुनिया के और में 16% माइनस है, वरज इंडिया 40% प्लस है। ये बताता है कि मेक इन इंडिया की सफलताएं इसके साथ जुड़ी हुई है और मैं देख रहा हूं कि मेक इन इंडिया सफल होगा। दूसरी बात है, भारत के पास इन दिनों जो सुविधा है उसकी कंपैरिजन में दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे पास 3D है और 3D हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऐसा नहीं, इट्स यूनिक स्ट्रेंथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 है। जो जवान देश हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट जुडिशरी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी। एंड डिमांड 1.25 बिलियन पीपल, कितनी बड़ी डिमांड है। और उसमें मैंने आकर के एक नया डी जोड़ दिया है, डी रेगुलराइजेशन। मैं सारे सरकारी कब्जों से भी हटा रहा हूं, मैं सरकार को छुट्टी कर रहा हूं। और मेरी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये हमारा काम नहीं है होटल चलाना, लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाएं। और ये चीजें हैं जिसके कारण मैं देख रहा हूं कि मिस्टर खुराना बहुत संभावना है। Thank you. All right, our next question is from Dr. Ranjana Kumari, who has, I think, just flown in from Delhi. Doctor, will you tell us where you're from and your question? जी हाँ, मैं भारत में दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए सेंटर फॉर सोशल रिसर्च 30 सालों से काम कर रही है। उसकी मैं निदेशिका हूँ और अक्सर तमाम सवालों पर भारत में काम कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे है मोदी जी, दुनिया में भारतीय महिलाओं को लेकर काफी कुछ कहा सुना गया है
पिछले समय में, जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चियों, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है, और खास तौर से प्रोग्रेसिव इंडिया जो भारत के विकास की जो हमारी इच्छा है, उसमें महिलाओं की बराबरी के लिए आपका क्या सोच है? दो पहलू है। मैं एक उन पहलुओं को और ले जाऊंगा जो कई लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्क ने टेम्पल की बात कह दी है तो मेरा मन करता है मैं भी ऐसा कुछ बता दूं। दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है, ईश्वर की कल्पना हर किसी समाज में है, लेकिन हर किसी समाज में भगवान पुरुष ही है, हर समाज में। अकेला हिंदुस्तान है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की गई है। दुर्गा, सरस्वती, अंबा, काली, यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है। ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डायवर्जन आते हैं, डिटोरिएशन आते हैं, उस बदलती हुए समाज की एक तासीर रहती है। जहां तक सरकार का सवाल है, भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50% पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं। इस 50% नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, तो वहां स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें, 1000 लोगों को बुलाएं, तो 800 महिलाएं होती हैं, 200 ही पुरुष होते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है। हेल्थ सेक्टर, आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में, खास करके नर्सिंग में, पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है। पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया, पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है, जो कि भारत सरकार निर्णय करती है, वहां 30% रिजर्वेशन फॉर द वीमेन पुलिस हमने डिसाइड किया। भारत आज भी दुनिया के कई देश हैं, आज भी दुनिया के कई देश हैं जहां किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है। बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% विमेन रिजर्वेशन है। अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी। ये छोटा निर्णय नहीं है। और पार्लियामेंट, असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहां भी महिलाओं को, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो। और मैं मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में विमेन का हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो, यहां तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए। मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है,
मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के 4 दिनों में खुद गांव चला जाता था, गांव में रहता था। 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है। हर घर जाकर के कहता था बेटी को स्कूल भेजिए, मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है। और मैं 100% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था। आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट नेशन वाइड चल रहा है। तो ऐसे अनेक काम है। हम जैसे सरकार की कोई स्कीम है, सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहां कंपलसरी है वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा, सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा। पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था। मैं जब गुजरात में थे मैंने कंपलसरी कर दिया था बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं, माता का नाम कंपलसरी रहेगा। आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा और एक के बाद एक, चाहे सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सरकार की व्यवस्था का स्तर हो, इन सारे विषयों में इसको जोड़ा जा रहा है और मैं मानता हूं उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। All right, so for our next one, I want to ask you a personal question. People may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. One of them is that family is very important to me and to both of us. And in fact, you know, both my parents are actually here today, so welcome, guys. They'd rather come watch you than they're right here. They're right here. Now, I understand that your mother is very important in your life, so I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं उन माँ बाप को बहुत बधाई देता हूं और उनको यहां से मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया। I request, will you please stand up? Would like to see you. और मुझे लगता है शायद ये पहली घटना होगी कि मार्क ने आज आप दोनों को यहां बुलाया है। हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखे, ऑटोबायोग्राफी देखे, 2 चीजें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा। हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं, मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। दूसरी बात है, बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और न कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे
अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क। Thank you. Hello, more questions? Or I think it will be too late. Okay. All right. It's such an honor to have you visit us and to do this town hall Q&A from our campus this morning and this evening in India. So, thank you. मैं फेसबुक का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आप लोगों को सबको मिलने का मौका मिला और आज इस माध्यम से पूरे विश्व के साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में आपको नजर आ रहे हैं। एक टाउन हॉल में उन्होंने हिस्सा लिया जहां पर कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए। इसमें से एक सवाल जो अंत में खुद फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने पूछा उनकी माताजी के बारे में, उसका जवाब देते हुए मोदी जी भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि किस तरह से उनकी माताजी ने जद्दोजहद करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके अलावा कई सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब उन्होंने दिए और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है, बना हुआ है हमारे साथ। शरद शर्मा हमारे साथ हैं, को फाउंडर आईस्प्रिट, निखिल पाहवा मीडियानामा.com के एडिटर, एमके वेणु वरिष्ठ पत्रकार, निश आचार्य गेटवे हाउस के फेलो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूयॉर्क से।
यहाँ पर शरद शर्मा जी, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि शायद सारे जो सवाल होंगे वो बहुत ही पास से छाटे हुए होंगे, आसान से सवाल होंगे, लेकिन कुछ उसमें टफ क्वेश्चंस भी थे, खास करके मेक इन इंडिया की जो बात पूछी गई, रिफॉर्म की गाड़ी क्यों धीमे चल रही, ये भी सवाल पूछा गया और इसका भी जवाब मोदी जी ने दिया। बिल्कुल, हाँ, और बहुत अच्छे जवाब दिए उन्होंने। मुझे तो उन्होंने जब अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे, वो तो बहुत ही टचिंग आंसर था, और उन्होंने वो तो बहुत ही अकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन है, बहुत इंप्रेसिव था, सारे क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स दिए उन्होंने। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी वेणु, और अगर हम हेडलाइन के रूप में भी देख रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होती है, ये बात भी उन्होंने कही, और एक तरह से जिस तरह से ट्विटर और फेसबुक एक पॉलिसी चेंजर हो गया है वो भी नजर आता है। बिल्कुल तमन्ना, ये तो हुआ है, ये क्योंकि ये सरकार सोशल मीडिया को सीरियसली लेती है। तो अभी हाल में आपने देखा होगा जिस तरह वो एन्क्रिप्शन, ड्राफ्ट एन्क्रिप्शन पॉलिसी डाली गई इंटरनेट में, और जिस तरह उसके खिलाफ इतना ज्यादा उसके खिलाफ जो कैंपेन हुआ और एकदम से सरकार ने विड्रॉ किया। मेरे को लगता है कि अगर सोशल मीडिया सेंसिटिव नहीं होते तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी और चलती 2-3 महीना, और इतना सेंसिटिविटी शायद दिखता नहीं। तो ये बात तो ठीक है, सोशल मीडिया का जो रोल, तमन्ना, आगे लोग कह रहे हैं कि अगले जो इलेक्शन 2019 इलेक्शन होगा तब तक मेरे ख्याल इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और स्मार्टफोन भी लोगों के पास ज्यादा होंगे, और वोटर बिहेवियर भी बदलेगा आगे जाके। जो 5 साल में एक बार ही तो वो तो बदलेगा ही, साथ ही सरकार उसके बाद क्या करती है ऑन अ डेली बेसिस, उस पर भी काफी सवाल और जवाब हर वीकली बेसिस में उठेंगे और उठ भी रहे हैं। जैसे एक सवाल उन्होंने पूछा भी, 1 साल 4-5 महीने हो गए अभी, पॉलिसी क्यों, रिफॉर्म्स क्यों स्लो है, और ये सवाल आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये हर हफ्ते सोशल मीडिया में उठता है। नहीं, लेकिन प्रेशर बना रहता है सरकार। इसलिए इंटरेस्टिंग था ये सवाल क्योंकि हम सब ये पूछते हैं, और उसका जवाब मोदी जी ने दिया, और बहुत ही साफ तौर पर दिया, और समझ में भी आया जब वो कह रहे हैं कि अगर आप 40 डिब्बे की ट्रेन को यू टर्न कराने की कोशिश करेंगे तो समय लगेगा। लेकिन निखिल, एज एन ऑब्जर्वर, कई बार मोदी जी ने अपने चाय वाले होने की बात कही है, और अपने जो वो बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं उसकी भी बात कही है, लेकिन इस बार मार्क जकरबर्ग के सवाल पर जिस अंदाज से उन्होंने कहा, और काफी भावुक हुए, बीच में वो चोक भी हुए थे बोलते बोलते, कहीं पर एक नर्व टच हुआ है। तमन्ना, जब वो बोल रहे थे तो सबका नर्व टच हुआ था, सब याद कर रहे थे कि उनकी फैमिलीज ने कितने सैक्रिफाइस दिए हैं, और ये सबके लिए ट्रू है। और बात ऐसी है कि अगर आप देखें, वो बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे सबका सही चेहरा दिखाई देता है, कैसे हैं वैसा पता लगता है, तो बिल्कुल वही यहां पे हुआ। तो ये एक जो चीज उन्होंने बोली थी जो मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी, कि उन्होंने फोकस किया था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोल आउट है ये बहुत ही जरूरी है। जो उन्होंने डिजिटल हाईवेज के बारे में बात करी है, ये बहुत ही जरूरी है, और हम देखेंगे कि अगले 3-4 सालों में जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट हो जाएगा, हमारी सिटीज पे जो लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग इंटरनेट के जरिए छोटे छोटे टाउन्स में अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वहीं से काम कर सकते हैं। तो उनका फोकस जो था कि जैसे कि बैंकिंग को लाना, ये चीजें काफी, मतलब ये बहुत ही बिग पिक्चर डिसीजंस हैं जिनकी उन्होंने बात करी है। बिल्कुल। एक और बात जब वो कर रहे थे, और यहाँ पर मैंने देखा था तब निखिल भी मुस्कुरा रहे थे जब मोदी जी ने कहा कि फेसबुक अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है। एक चीज और तमन्ना है, एक चीज और मुझे याद आया था कि जिस तरह से वो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, हम सब भूल जाते हैं कि जो पहली गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी,
वो सोशल मीडिया की प्री सेंसरशिप की बात करते थे। तो आप फर्क देखिए, एक गवर्नमेंट थी जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और ये गवर्नमेंट है जो सोशल मीडिया के साथ काम करना चाहती है। बहुत ही फर्क है। बिल्कुल नहीं, मैं मेंशन कर रही थी उस बात को कि जब मोदी जी ने मार्क जकरबर्ग के सवाल के जवाब में कहा कि मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं भारत आना, लेकिन इसको आप देखिए एक अवसर के रूप में, ना ही कि आपको अपनी बैंक बैलेंस बढ़ानी है। तो कहीं ना कहीं क्या वो नेट न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे, शायद इसलिए आप मुस्कुरा रहे थे। लेकिन निश आचार्य के पास चलते हैं। निश, सबसे बड़ा एक की हाईलाइट क्या आपको लगा इस पूरे Q&A सेशन में? क्योंकि यहाँ पर यह भी नजर आया कि मोदी जी काफी खुलकर बोल रहे थे। एक टाउन हॉल की जो एक फील होती है, इनफॉर्मल होती है, उस मूड में नजर आए। I think he was informal because that's the culture of Silicon Valley, and I think the biggest thing he could accomplish this 2 days in San Francisco or Silicon Valley is to provide an image that he gets it, that he understands technology, he understands the importance of his technology industry in India, and that he understands the role of technology, and that means projecting a sense of confidence and almost acting like a local. So I think that informal nature, the way he spoke from the heart with the question about his mother, the way he spoke and joked with the audience, that's the culture there. And I think it's important that he did that so that people feel like this is a leader they can work with, invest with, and support. So I think it spoke to his audience really, not so much the global audience, but the audience there that wants to know if this is a country, the work can be done with. बिल्कुल, कई सारे बातें मोदी जी ने कही इस टाउन हॉल में। यहाँ पर एक मैसेज उन्होंने ये भी दिया कि सिलिकॉन वैली में जो भारतीय मूल के नौजवान हैं वो वापस भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी कई सारे मौके हैं। इस सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। सिलिकॉन वैली में फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में है प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त। उन्होंने अभी एक टाउन हॉल खत्म किया है जहां उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया। कई अलग अलग तरह के सवाल इनके सामने रखे गए हैं और इसी पर हम चर्चा करें हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। शरद शर्मा जी, एक जो काफी जरूरी सवाल उनसे पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया के सपने तो ठीक है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? जिस तरह की हालत है कनेक्टिविटी की हमारे देश में और काफी खराब हालत है, उसमें कैसे निवेश किया जाएगा और कैसे पैसा लगाया जाएगा? क्या आप उस जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बोला कि लोग सारी दुनिया से इन्वेस्ट करने आएंगे, और बिल्कुल उनकी बात ठीक है। अगर हम पॉलिसी ठीक ले आउट करें तो ये सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब में बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े स्केल पे आ सकती है। पर तो उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक बोली। और मुझे ये भी मुझे ये लगता है कि आज जब वो शाम को बात करेंगे वहां सैन होजे में, तो वो शायद एक कमबैक इंडिया के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है वहां के लोगों का जो इंडिया में वापस आना चाहते हैं और स्टार्टअप्स का पार्ट बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो वापस आके करना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन स्टार्टअप्स में। आज की तारीख में वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स उनको पे करना पड़ता है, और जैसे वीसीज हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, उनको नहीं करना पड़ता। पर इंडिविजुअल्स की जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर राजन गोविल, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि वो उन इंडिविजुअल्स की ही इन्वेस्टमेंट $12 बिलियन हो सकती है इन द नेक्स्ट 5 years। तो इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगी इंडिया में, और उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो वो कह सकते हैं कि कम बैक टू इंडिया, लेकिन कोई वापस
क्यों आएगा और किस तरह के हालात बनेंगे, इस पर भी एक सवाल था वेणु। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रधानमंत्री ने बात की, उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की जो कुछ दिन पहले आई थी, सारे स्टेट्स की इसमें रैंकिंग की गई थी। साथ ही वो ये विश्वास जता रहे हैं कि वर्ल्ड इंडेक्स पर भारत का नंबर इम्प्रूव होगा और कह भी रहे हैं कि चीजें आसान हो गई हैं। ये बात कितनी कन्विंसिंग लगी आपको? तो अभी तक आई एम नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि जो हमारी रैंकिंग 140 सरकार का ये है कि कहना है कि 50 से नीचे ले आएंगे। मुझे इसके कोई ज्यादा आसार अभी दिख नहीं रहे। कुछ स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट करी है, मगर अभी भी जो सिंगल विंडो की बात होती है, जो लैंड एक्विजिशन और दुनिया भर की जो चीजें हैं, और एक और है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। 183 देशों में इंडिया कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में तमन्ना बिल्कुल बॉटम 4% में आता है। और जुडिशरी हमारी बहुत स्लो है, 10-10 साल 15-15 साल केसेस डिसाइड में लगते हैं। तो ये मैं अभी कन्विंस नहीं हूं। अभी इस पे बातें ज्यादा हो रही है, काम इतना हुआ नहीं है, और अभी 1.5 साल तो गुजरने को हो गया। और दूसरी बात तमन्ना, मैं ये भी कहूंगा कि आपके चैनल में मैं सुन रहा था कल, सिलिकॉन वैली के लोग बोल रहे थे कि इंडिया में कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं है, कंपनी बंद नहीं कर पाते। तो कई लोग घोस्ट कंपनियां इनकी चल रही है जो बंद हो गई मगर बंद नहीं हुई, जो उसे घोस्ट कंपनी कहते हैं, वो भी चल रही है। और कंपनी स्टार्ट करने में अभी भी 6 महीना 1 साल लगता है। जो स्टार्टअप जो डिजिटल कंपनी स्टार्ट करने में, जिसमें ज्यादा लैंड वैंड एक्विजिशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम तो है तमन्ना। और एक और मैं बात तमन्ना मैं कहना चाहता था, जो निखिल पावा ने कहा कि ये सरकार बहुत सोशल मीडिया फ्रेंडली है, इसमें मैं एक ऑब्जेक्शन मैं करना चाहता हूं कि पीछे इन्होंने भी जो पॉर्न साइट को जिस तरह बैन करने की, इनकी भी टेम्पटेशन रहती है, जो पॉलिटिकल टेम्पटेशन टू सेंसर। और गुजरात में जिस तरह लेकिन एक साइमल्टेनियस, आपकी बात बिल्कुल सही है वेणु, लेकिन एक बात आपको भी माननी चाहिए कि जब ऐसी टेम्पटेशन या कोशिशों के खिलाफ इतना बड़ा आउटरेज होता है ट्विटर वगैरह पर, तो सरकार रिस्पॉन्ड भी करती है। तो वो एक बात जो मोदी जी ने कही कि गवर्नेंस में एक डेली वोट पड़ता है सोशल मीडिया पर, और उसका वो नोट लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौट के ये चर्चा हम जारी रखेंगे, जाएगा नहीं। नरेंद्र मोदी फेसबुक हेडक्वार्टर्स में दुनिया भर को एक संदेश भेजना चाह रहे थे और उन्होंने काफी खुलकर वहां पर बात की। इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने बात की। हालांकि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर और खुद पर भी ड्रेस कोड फॉर्मल ही इम्पोज किया था, लेकिन एक क्लियर मैसेज क्या भेजने में कामयाब रहे प्रधानमंत्री? The clear message of the day, I think for everybody involved, not just Prime Minister Modi, but also where he's visiting, Google, Facebook, is the role of technology in empowering society. And so I think this is really important, because I think one of the criticisms of Prime Minister Modi's trip is that he's meeting with Fortune 500 and big tech companies, and that most of India is not connected to these companies. And so I think the message, overarching message of saying, we are looking at tools to really empower the 70% of Indians who are not connected, and to use that. He mentioned banking, he mentioned education, he mentioned women, and really the role of technology to connect and empower. I think that's the overriding message, and I'm glad, because I think if he just focused on investment and getting Silicon Valley to invest more, I think that would have missed opportunity. So I think this overarching idea of the power of technology is a great message. And as somebody said earlier, obviously he's a very skilled politician and knew the audience he was speaking to. बिल्कुल। साथ ही मार्क जकरबर्ग ने जिस तरह शुरुआत में भारत पर अपने फोकस की बात कही और कहा कि सबसे बड़ा अवसर है कि इतने सारे लोग अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं। फेसबुक जैसे कंपनियों के लिए ये अवसर भी है निखिल, लेकिन जैसे आप पहले भी कह चुके हैं, हमें सावधानी भी बरतनी होगी। नहीं, तमन्ना, जो पीएम ने बोला था, उन्होंने 2 चीजों पे फोकस किया था, इंडिया एज अ मार्केट, एंड देन उसके बाद जैसे आपने पॉइंट आउट किया था, इंडिया इज नॉट जस्ट अ मार्केट।
मतलब कि सिर्फ अपने बैंक बैलेंस के लिए ही नहीं आना चाहिए। तो देखिए इंडिया में इंटरनेट ग्रो हो रहा है, 350 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है कंट्री में, सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। वो जो पीएम का फोकस है वो है कि और लोगों को कैसे लाएं। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, मतलब इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है पिछले 4 सालों में। जितनी एक्सेलरेशन हुई है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो चाह रहे हैं कि और इन्वेस्टमेंट हो और ग्रोथ हो, और यही पूरा उनका मैसेज का फोकस था कि ग्रोथ और आए, वो जो आए वो मार्केट को सपोर्ट करें। तो मुझे तो लगा था कि उन्होंने एक सिग्नल दिया था कि सिर्फ फ्री बेसिक्स या internet.org के लिए ही नहीं आए, सिर्फ अपना ही डोमिनेंस बनाने के लिए नहीं आए, पूरे कंट्री को ग्रो करने में, जिससे आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, पर साथ साथ बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि इंडियन स्टार्टअप्स को साइडलाइन किया जाए और सिर्फ फेसबुक ग्रो हो। चलिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और निखिल, अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि नेट न्यूट्रलिटी को फिलहाल कोई ताजा खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास कवरेज में जुड़ने के लिए। और अंत में यहाँ पर फेसबुक के हेडक्वार्टर से मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है। इसके बाद वो गूगल जाएंगे और हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।